नेपाल से आज की सबसे बड़ी खबर आपके लिए यह है कि सुशीला कार्की वहां पर अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री बन सकती हैं और सुशीला कार्की नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस रह चुकी है। नेपाल के युवाओं यानी वहां के जेन जी ने सुशीला कार्की के नाम पर अपनी सहमति दे दी है। वो उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी तरफ से सुशीला कार्की अब नेपाल का नेतृत्व करें। उनके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस समय के नेपाल से 5 बड़े अपडेट्स देते हैं। पहला, नेपाल पर इस समय वहां की सेना का नियंत्रण है। हालांकि नेपाल में सेना का शासन नहीं हो सकता क्योंकि वहां के संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा, आज नेपाल के आर्मी चीफ के साथ नेपाल के युवाओं की लगभग 5 घंटे तक एक बैठक हुई, जिसमें नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के प्रतिनिधि और वहां की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के लोग भी शामिल हुए। और इस मुलाकात में जस्टिस सुशीला कार्की के नाम का प्रस्ताव रखा गया और हैरान करने वाली बात यह है कि इस नाम पर सभी पक्ष तुरंत सहमत भी हो गए। अब ये जो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी है, इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की सरकार में यह पार्टी शामिल हो चुकी है। और तीसरा अपडेट आपके लिए यह है कि काठमांडू एयरपोर्ट आज से दोबारा शुरू हो चुका है। ये अब ऑपरेशनल हो गया है और आंदोलन के बाद कल इस एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया था। चौथा, नेपाल की सेना ने आंदोलन करने वाले युवाओं से लूटे गए हथियारों और गोला बारूद को वापस करने की अपील की है। कल बहुत सारे प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर सुरक्षा बलों के हथियार लूट लिए थे। नेपाल के कुछ इलाकों में आज भी लूटपाट हुई है। और पांचवा अपडेट ये कि नेपाल से भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है और भारत और नेपाल सीमा पर अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कल आपने नोट किया होगा कि नेपाल से लगातार खबरें आ रही थीं, वीडियोस आ रहे थे, सोशल मीडिया पर इतनी सारी चीजें नेपाल से आ रही थी। लेकिन आज नेपाल से खबरें आनी बहुत कम हो गई हैं। कल हिंसा के दौरान वहां से लगातार खबरें आ रही थीं, वीडियोस आ रहे थे, पर अब अचानक इसमें काफी कमी आ गई है। लेकिन आज नेपाल से कुछ बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं। नेपाल में सेना ने आंदोलन करने वालों की भीड़ से वहां के पुलिस वालों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से पुलिस के जवानों को एयरलिफ्ट किया। नेपाल पुलिस के जवान जिस इमारत में फंसे हुए थे उसे भीड़ ने घेर लिया था और इनके पास वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। और तब नेपाल की सेना ने उस इमारत की छत से इन पुलिस वालों को हेलीकॉप्टर के जरिए बचाया। यहां पर आप तस्वीर देखिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में नेपाल के युवाओं ने आज काठमांडू के एक 5 स्टार होटल हिल्टन में आग लगा दी। ये कल की बात है जब इसे आग लगा दी गई थी और इसे नेपाल के सबसे शानदार और नए होटल्स में गिना जाता है। पिछले साल जुलाई 2024 में ही इस होटल की शुरुआत हुई थी और सिर्फ 1 साल के अंदर ही 176 कमरों वाला ये 5 स्टार होटल हिंसा की आग में जलकर नष्ट हो गया। ये तस्वीरें देखिए। आज की जो सबसे चर्चित तस्वीर है वो यही है जिसमें काठमांडू का ये हिल्टन होटल अब बिल्कुल जलकर नष्ट हो चुका है। खुद नेपाल के लोग इस वीडियो को पोस्ट करके लिख रहे हैं कि इन तस्वीरों को देखने के बाद अब दुनिया की कोई भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी नेपाल में अपना कोई होटल बनाने से पहले 100 बार सोचेगी। नेपाल में अपना पैसा लगाने से पहले, निवेश करने से पहले 100 बार सोचेगी। अब आप देखिए नेपाल के लोग और नेपाल के जो प्रदर्शनकारी हैं कैसे अपना ही नुकसान कर रहे हैं। इस होटल से न जाने नेपाल के कितने लोगों को रोजगार मिलता है और उसी होटल को आज इन्होंने जला दिया। आज बड़ा सवाल यह भी है कि इस होटल का राजनीति से क्या संबंध था, इस होटल का सरकार से क्या संबंध था, इस होटल को क्यों नष्ट किया गया जलाकर, यह एक बड़ा सवाल है। तो इससे आपको यह भी पता चलेगा कि जब भीड़
काबू से बाहर हो जाती है तो फिर वो कुछ सोच समझकर फैसला नहीं लेती। नेपाल में लगभग 12% लोग टूरिज्म पर सीधे तौर पर निर्भर हैं। वहां नौकरियों का करीब 15% हिस्सा टूरिज्म के सेक्टर से आता है और ऐसे हालात में हिल्टन होटल की ये तस्वीरें नेपाल के लिए एक बहुत ही नेगेटिव पब्लिसिटी है। नेपाल में प्रधानमंत्री के दफ्तर में कल प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी थी और इस पूरे कॉम्प्लेक्स को सिंह दरबार कहा जाता है, जिसे 122 वर्ष पहले वर्ष 1903 में बनाया गया था। इसमें 1700 कमरे हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री का दफ्तर है और नेपाल में और जो दूसरे कैबिनेट मंत्री हैं और बहुत सारे जो मंत्रालय हैं उनके दफ्तर भी इसी बिल्डिंग में हैं। और कल यहाँ पर आग लगा दी गई और नेपाल के मीडिया के मुताबिक ये लगभग 19 घंटे तक ये कॉम्प्लेक्स ऐसे ही जलता रहा। वहां हजारों फाइल्स मौजूद थी, बहुत ही संवेदनशील दस्तावेज मौजूद थे सरकार के, क्योंकि आप सोचिए अगर नेपाल के प्रधानमंत्री का दफ्तर भी यहीं पर है तो सोचिए यहां पर कितने महत्वपूर्ण दस्तावेज रहे होंगे और ये सारे कागज दस्तावेज अब जलकर राख हो गए। इससे पहले वर्ष 1973 में भी इसी महल में ऐसे आग लगा दी गई थी, लेकिन इस बार की आग में ये जो बिल्डिंग है पूरी तरह से नष्ट हो गई है। और अब से थोड़ी देर पहले जस्टिस सुशीला कार्की ने मीडिया से बात की है और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। और एक और बड़ी खबर वहां से यह आ रही है कि जब लोगों से बात की जा रही है तो लोग ये कहते हैं कि काश नेपाल में भी मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री होता। लोगों की यह बड़ी इच्छा है कि नेपाल में भी प्रधानमंत्री मोदी जैसी कोई सरकार चले। नेपाल के लोगों को अब यह एहसास हो रहा है कि अगर उनके यहां मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री होता तो उनके देश में भी वैसा ही विकास देखने को मिलता जैसा कि भारत में देखने को मिलता है। और विकास ही नहीं होता बल्कि राजनीतिक स्थिरता भी उनके देश में रहती। अब आपको जस्टिस सुशीला कार्की के बारे में बताते हैं, क्योंकि वो अगली अंतरिम प्रधानमंत्री बन सकती है। उनकी उम्र है 73 वर्ष 73 ईयर्स और वो नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं। वर्ष 2016 से 2017 तक वो नेपाल की मुख्य न्यायाधीश रही, चीफ जस्टिस रही और चीफ जस्टिस रहते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार के कई मामलों में बहुत कड़ी कार्रवाई की थी और उन्हें भ्रष्टाचार का विरोध करने वाला एक चेहरा माना जाता है। और ये जो पूरा आंदोलन चल रहा है ये भी भ्रष्टाचार के विरोध में है। इसलिए जो आंदोलन करने वाले लोग हैं वो जस्टिस सुशीला कार्की को अपना सही प्रतिनिधि मानते हैं, क्योंकि ये शुरू से भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने फैसले सुनाती रही हैं, मुहिम चलाती रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बिल्कुल गैर राजनीतिक है, उनका किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं और शायद यही वजह है कि नेपाल के युवा उन्हें अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। वर्ष 2017 में राजनीतिक दलों ने सुशीला कार्की के खिलाफ कार्यपालिका में हस्तक्षेप का आरोप लगाकर उन्हें हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव भी पेश किया था। हालांकि तब भी सुशीला कार्की के साथ नेपाल में इतने लोगों का समर्थन था कि इन तमाम पार्टियों को अपना यह प्रस्ताव वापस लेना पड़ा था। अब महाभियोग क्या होता है ये भी आपको बता देते हैं। महाभियोग किसी ऊंचे पद पर, संवैधानिक पद पर बैठे अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाकर उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। जब चीफ जस्टिस जैसा कोई पद होता है तो उसे संसद के जरिए महाभियोग प्रस्ताव लाकर ही हटाया जा सकता है और इसीलिए शायद नेपाल के नेता जस्टिस सुशीला कार्की को उनके पद से हटाना चाहते थे, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ थी। सुशीला कार्की ने चुनावी विवाद से जुड़े कई ऐतिहासिक मामलों में बड़े ऐतिहासिक फैसले सुनाए हैं, जिसके बाद उन्हें नेपाल में लोकतांत्रिक मूल्यों के रक्षक के तौर पर देखा जाने लगा। उनकी छवि बहुत साफ सुथरी है और भारत से उनका बहुत गहरा रिश्ता है, क्योंकि उन्होंने भारत में वाराणसी की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की है, यानी BHU से वो पढ़ी हैं। सुशीला कार्की अब तक 2 किताबें भी लिख चुकी हैं। इनमें से पहली उनकी आत्मकथा है जिसका नाम है न्याय और दूसरा एक उपन्यास है जिसका नाम है कारा, यानी वो लेखिका भी है। और आज नेपाल के आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद नेपाल के युवाओं ने यह बताया है कि वो सुशीला कार्की के नाम पर क्यों सहमत हुए। इसलिए वहां के युवाओं ने क्या कहा इस बैठक के बाद वो भी आप सुन सकते हैं।
This is just the interim government. This is not the permanent government. This is the temporary government. So we need to cooperate on this. Right? So we have a threat in our country. We have to accept that our sovereignty is in threat. Our independency is in threat. So we have to accept that. So for the sake of independency, for the sake of sovereignty, we have to protect our country. That is the reason. To protect the democracy, we have given the name of her. My general concern, current immediate concern is the law and order of the country. And in order to maintain the law and order of the country demands the person who knows about the law and order. And current Chief Justice Sushila Karki is the right option, I think that. But Gen Zs are also demanding the Balen and the Harka Sampang. But they should, I think, in my point of view, they should prepare for the next general election. For that, they should not focus on maintaining the law and order, but they should prepare for anything big. अब नेपाल में आज एक और आरोप की बड़ी चर्चा रही। वहां पर यह आरोप लग रहे हैं कि युवाओं ने 8 सितंबर को सिर्फ एक दिन का आंदोलन किया था सोशल मीडिया के खिलाफ। यह आंदोलन सिर्फ एक दिन का था क्योंकि नेपाल की सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन इस आंदोलन को अगले दिन यानी 9 सितंबर को कुछ राजनीतिक ताकतों ने यानी शायद किसी तीसरी शक्ति ने हाईजैक करने की कोशिश की और हो सकता है हाईजैक कर भी लिया हो। जो जेन जी है यानी वहां के जो युवा हैं, उनका आरोप है कि लूटपाट और हिंसा की जो घटनाएं वहां पर हुई हैं, उन घटनाओं में युवाओं का कोई हाथ नहीं है। जो प्रदर्शनकारी युवा थे, जो असली आंदोलनकारी थे, उन्होंने ना तो किसी की हत्या की है, ना कोई आगजनी की है और ना ही कोई लूटपाट की है। उनका यह कहना है कि इस आंदोलन में हो सकता है कुछ तीसरी शक्ति कोई प्रवेश कर गई हो, कुछ बाहरी शक्तियां प्रवेश कर गई हों और उन लोगों ने इस आंदोलन का फायदा उठाकर नेपाल में ये तोड़फोड़ की है, हिंसा की है, लोगों की हत्याएं की हैं और लूटपाट भी की है, क्योंकि आज नेपाल में कई जगहों पर लूटपाट देखी गई। तो जब इस प्रकार के जो आंदोलन होते हैं अलग अलग देशों में, तो इसमें हमेशा ये डर बना रहता है कि जो दूसरी शक्तियां हैं जिन्हें इन आंदोलनों से फायदा हो सकता है, या कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो उस सरकार को गिराना चाहती हैं, इनमें विदेशी शक्तियां भी हो सकती हैं, वहां की लोकल विपक्षी पार्टियां भी हो सकती हैं, वो हमेशा इस प्रकार के आंदोलनों का फायदा उठाती हैं। और जो युवा होते हैं वो भोले भाले युवा होते हैं यूनिवर्सिटी के, और जो छात्र होते हैं वो आंदोलन तो करते हैं सरकार को गिराने के लिए, लेकिन अक्सर उनके पास ना तो अनुभव होता है और ना ही आगे का रोड मैप होता है। और कई बार इस तरह के जो आंदोलन हैं वो शुरू तो किए जाते हैं छात्रों द्वारा, युवाओं द्वारा, लेकिन बाद में ये आंदोलन हाईजैक हो जाते हैं और इन युवाओं के गुस्से का फायदा कुछ दूसरी पार्टियां उठा लेती हैं, दूसरी शक्तियां उठा लेती हैं और फिर उस देश को पूरी तरह से अस्थिर कर देती हैं। अब पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि नेपाल में आगे क्या होगा। ये सरकार तो गिर गई, तख्ता पलट हो गया, लेकिन अब इसके बाद क्या? क्योंकि भविष्य का रोड मैप बनाया जाना अभी बाकी है और यह भी संभव है कि अंतरिम सरकार बनने के बाद फिर वो सरकार ये फैसला करेगी कि नेपाल की राजनीति में क्या वाकई कोई रीसेट किया जाएगा। क्या नेपाल की राजनीति, नेपाल की व्यवस्था, नेपाल का प्रशासन हमेशा के लिए बदल जाएगा? क्या उस पर रीसेट बटन दबा दिया जाएगा और फिर से नए सिरे से नेपाल का पुनर्निर्माण किया जाएगा? क्योंकि यह आंदोलन इसी बात के लिए हुआ है। हालांकि नेपाल को बांग्लादेश जैसी स्थिति से भी बचना होगा। तो आज हम आपको यह बताना चाहते हैं कि भारत के आसपास बहुत सारे पड़ोसी देश ऐसे हैं जहां पर वैसे ही आंदोलन हुए हैं जैसा कि इस बार नेपाल में हुआ है, और सबसे ताजा उदाहरण है बांग्लादेश का। तो जरा देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ। बांग्लादेश में पिछले साल अगस्त 2024 में ऐसे ही तख्ता पलट हुआ। वहां पर जो युवा थे, वहां के जो छात्र थे, वो शेख हसीना के खिलाफ हो गए और उसके बाद शेख हसीना के घर में वो प्रवेश कर गए, तोड़फोड़ हुई, हिंसा हुई, लूटपाट हुई और शेख हसीना को इस्तीफा देकर वहां से भागना पड़ा। तख्ता पलट हो गया और आज वहां पर एक अंतरिम सरकार है। अब 1 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन वहां के लोग अब भी चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उस समय वादा किया गया था कि अब बांग्लादेश में दोबारा से चुनाव कराए जाएंगे। पहले आरोप लगाया गया कि अभी तक बांग्लादेश में शेख हसीना ने जो चुनाव कराए थे वो सारे चुनाव रिग्ड थे, वो चुनाव ठीक नहीं थे। उन चुनावों में शेख हसीना गड़बड़ करके चुनाव जीत जाती थी।
विपक्ष को दबाकर वो चुनाव जीतती थी। फिर वादा किया गया कि अब नए चुनाव होंगे, ये चुनाव निष्पक्ष होंगे, लेकिन वो चुनाव आज तक नहीं हुए हैं। पूरा बांग्लादेश आज भी इंतजार कर रहा है कि वो निष्पक्ष चुनाव होंगे कब, और अब अंतरिम सरकार चलती ही जा रही है। और फरवरी 2026 में ऐसा कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में चुनाव हो सकते हैं, लेकिन होंगे भी या नहीं ये आज हम आपसे कह नहीं सकते। अब नेपाल में राजनीतिक स्थिरता के लिए बहुत जरूरी है कि वहां पर भी नए चुनाव हो और जनता उन लोगों को चुने जो नेपाल की राजनीति में भ्रष्टाचार और परिवारवाद का अंत कर सकते हैं, क्योंकि दो ही वहां पर बड़े मुद्दे हैं, एक है भ्रष्टाचार और दूसरा है परिवारवाद। वहां के जो नेता हैं वो इस गुस्से को समझ नहीं पाए। नेपाल कैसे वर्षों से उबल रहा था, वहां के नेता ये समझ नहीं पाए। वहां का युवा कितना परेशान था, वहां के नेता इस बात को समझ नहीं पाए और उन्होंने मनमाने तरीके से सरकारें चलाई, भ्रष्टाचार किया और सिर्फ अपने परिवार का फायदा किया, अपने बच्चों का फायदा किया। नेपाल से बार बार हमें सोशल मीडिया पर यह मैसेज आ रहे हैं कि इस आंदोलन की वजह सोशल मीडिया पर पाबंदी नहीं है, बल्कि नेताओं का भ्रष्टाचार और नेताओं का वंशवाद है। नेताओं ने जो ये परिवारवाद फैला रखा था, इसके खिलाफ नेपाल के युवा क्रोधित थे और नेपाल के जो दर्शक हैं हमारे, वो लगातार हमें सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं और ये बात कह रहे हैं। और इस समय नेपाल के लोगों को सबसे ज्यादा उम्मीदें वहां के इन्हीं युवाओं से हैं। आप नेपाल के युवाओं का ये बयान सुनिए कि वो अब क्या सोच रहे हैं। जेनजी था जो अपने मांगों के लिए वो लड़ रहे थे, एक करप्शन फ्री नेपाल के लिए, क्योंकि बहुत साल से सब लोग बहुत परेशान तंग आ चुके थे कि बार बार एक के बाद एक बड़े बड़े करप्शन स्कैंडल्स हो रहे थे देश में। संसद भवन में भी खड़ा हूँ। ये संसद भवन है आपका, देखिए पूरा संसद भवन पूरा राख हो गया, जल के राख हो गया है। यहाँ पे चोरी ये सब छीन छान सब लोग किए, लेके चले गए हैं यहाँ से लोग। अब आपको हम ये दिखाते हैं कि जिन देशों में पहले आंदोलन हुआ या क्रांति हुई और इस क्रांति के बाद तख्ता पलट हुआ, क्या वहां पर स्थितियां बदली हैं, वहां पर आज क्या स्थिति है। क्योंकि आपने हाल ही में ये देखा होगा, भारत के आसपास तो आपने अक्सर ये देखा होगा कि बहुत सारे देशों में तख्ता पलट हुआ है, क्रांति हुई है, युवाओं के आंदोलन हुए हैं, लेकिन उसके बाद वहां क्या हुआ ये जानना बहुत जरूरी है। तो कुछ केस स्टडी आज आपके सामने रखते हैं। अगस्त 2024 में बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ। वहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में करीब 40 लाख लोग काम करते हैं और पिछले एक साल में इस उद्योग को 3,500 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है और वहां पर बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं। आंदोलन के बाद से बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और वहां की सरकार इन हमलों को रोक नहीं पा रही है।
वहां पर कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जो धर्म के नाम पर आतंक फैलाती हैं, वो लगातार शक्तिशाली हो रही हैं। तो ये तो बांग्लादेश की स्थिति है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आज भी बांग्लादेश के लोग निष्पक्ष चुनावों का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने पिछली वाली सरकार को तो उखाड़ कर फेंक दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा और शेख हसीना अब भारत में शरण लेकर यहां पर रह रही हैं। उनकी पार्टी लगभग समाप्त हो चुकी है या वहां पर बहुत संघर्ष कर रही है। लेकिन बांग्लादेश की स्थिति में क्या कोई सुधार हुआ है? क्या कोई मूलभूत परिवर्तन हुआ है? तो इसका जवाब है नहीं हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं है। फिर देखिए, वर्ष 2022 में पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार को गिरा दिया गया था, जिसके बाद इमरान खान को जेल हो गई। इसके बाद वहां पर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी, आटे के लिए भी जनता को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ा। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में भी तालिबान ने कब्जा कर लिया था पुरानी सरकार को हटाकर। तालिबान का शासन शुरू होते ही वहां पर महिलाओं से पढ़ने लिखने और बाहर जाकर नौकरी करने के अधिकार छीन लिए गए। तो अफगानिस्तान की स्थिति भी आज आप देख सकते हैं। बांग्लादेश की स्थिति आपको दिखा दी। अब ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि क्या नेपाल में भी ऐसा होगा? हम नेपाल के शुभचिंतक हैं, नेपाल के युवाओं के साथ हैं और हम उन्हें यह बताना चाहते हैं कि वो बिल्कुल मत करिएगा जो बांग्लादेश में हुआ। ऐसा मत होने दीजिएगा जैसा अफगानिस्तान में हुआ। वर्ष 2011 में, थोड़ा पीछे आपको ले जाता हूं, अरब स्प्रिंग्स के बाद लीबिया में तख्ता पलट हुआ था। तब वहां पर तानाशाह गद्दाफी का शासन था और पिछले 14 वर्षों में लीबिया की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी गिरावट आई है। इस देश में सत्ता के कई केंद्र बन गए। गद्दाफी को तो हटा दिया। उनके जाने के बाद लोगों ने सोचा था कि यहां स्थिति बदल जाएगी और अब यह देश आगे बढ़ने के बजाय और पीछे चला गया है। वर्ष 2003 में इराक में सद्दाम हुसैन का शासन खत्म किया था अमेरिका ने। इसके बाद इराक के बड़े इलाके पर आतंकवादी संगठन आईएसआईएस ने कब्जा कर लिया और वर्षों तक वहां पर गृह युद्ध चलता रहा, जिससे इराक में भी बेरोजगारी और गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसका मतलब है कि तख्ता पलट के बाद हालत बेहतर होने की बजाय और खराब हुए हैं इन देशों में। और इस समय नेपाल के सामने एक बड़ी चुनौती है कि युवाओं के विद्रोह के बाद वहां एक साफ सुथरी सरकार बने जो युवाओं और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे। और हम नेपाल को इसके लिए, नेपाल के लोगों को और नेपाल के युवाओं को अपनी तरफ से आज शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि नेपाल इस चुनौती को पार करके एक स्थिर और एक मजबूत सरकार बनाएगा, एक स्थिर देश बनेगा और एक खुशहाल देश बनेगा। वहां पर वो सब नहीं होगा जो बांग्लादेश में हुआ, वहां पर वो सब नहीं होगा जो श्रीलंका में हुआ, जो अफगानिस्तान में हुआ, जो पाकिस्तान में हुआ। नेपाल से पहले ऐसे ही आंदोलनों की वजह से तख्ता पलट करके कई देशों में वहां के नेताओं को हटा दिया गया या फिर वो देश छोड़कर भाग गए। देखिए, अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा देकर भारत में शरण ली, जिसके बाद बांग्लादेश में उनकी पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस समय शेख हसीना भारत में ही हैं। उनके खिलाफ बांग्लादेश में 30 से ज्यादा गंभीर मुकदमे चल रहे हैं और एक केस में उन्हें 6 महीने की सजा भी हो चुकी है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार कई बार भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग कर चुकी है। मई 2023 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया था, उनकी सरकार को गिरा दिया गया था। इसके बाद पूरे पाकिस्तान में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। रावलपिंडी में सेना के मुख्यालय पर हमला तक हुआ। एक समय इमरान खान पर 150 से ज्यादा केस दर्ज थे और कईयों में उनको जमानत मिल चुकी है, लेकिन आज भी वो जेल में हैं। ये पाकिस्तान की कहानी है। बड़ी स्क्रीन पर आप देखिए, ये पाकिस्तान की कहानी आप देख पाएंगे। अब आपको श्रीलंका की कहानी सुनाते हैं। श्रीलंका में जुलाई 2022 में जनता के आंदोलन और आर्थिक संकट के बीच राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर बाहर भाग गए। पहले मालदीव्स गए, फिर सिंगापुर गए। देश छोड़कर जाने के लगभग 2 महीने के बाद ही वो वापस श्रीलंका लौट आए हैं, अब वहीं पर हैं। गोटाबाया राजपक्षे और उनके भाइयों पर भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं। हालांकि अब तक किसी भी मामले में उन्हें कोई सजा नहीं हुई। अब वो श्रीलंका में ही हैं। श्रीलंका में क्या बदलाव आए हैं ये कोई नहीं जानता। 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान ने ऐसे ही कब्जा कर लिया था, जिसके बाद वहां के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर पहले तजिकिस्तान गए और बाद में यूएई में उन्हें शरण मिल गई और इस समय वो अबू धाबी में है।
और उनके खिलाफ अफगानिस्तान में कोई केस तो दर्ज नहीं हुआ, लेकिन उन्हें भागना पड़ा। सितंबर 2024 में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने 13 वर्षों के गृह युद्ध के बाद अपना देश छोड़कर अपने परिवार के साथ अब रशिया में शरण ले ली है और इस समय वो रशिया में ही है। और सीरिया की क्या स्थिति है आप सब जानते हैं। इस समय बशर अल असद अपने परिवार के साथ रशिया में रहते हैं, सीरिया को वो छोड़ चुके हैं। इसका मतलब ये निकलता है कि आंदोलन या राजनीतिक अस्थिरता के बाद भले ही नेताओं की सत्ता छिन गई, लेकिन बाद में वो या तो वो वापस आ गए या फिर विदेश में ही जाकर शरण लेकर इस समय रह रहे हैं, लेकिन उनके देशों में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं आया है। सत्ता का परिवर्तन तो जरूर हुआ है, लेकिन देशों में, प्रशासन की प्रणाली में, राजनीति की प्रणाली में, सरकारों में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है। प्रशासन वैसे ही है, व्यवस्था वही है, चेहरे बदल जाते हैं। नेपाल में तख्ता पलट के लिए युवाओं के विद्रोह के बाद जो सबसे बड़ी बात सामने आती है वो ये कि आज के डिजिटल युग में किसी भी आंदोलन की कामयाबी के लिए दो बातें आवश्यक हैं। पहला, जमीन पर जनता का समर्थन, जो कि नेपाल में भी देखने को मिलता है, बांग्लादेश में भी मिला, श्रीलंका में भी देखने को मिला, लेकिन उससे भी जो बड़ी बात है वो है सोशल मीडिया पर सपोर्ट। यानी जब तक किसी भी विद्रोह को सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर उसके एल्गोरिथम का सहारा नहीं मिलता, तब तक वो आंदोलन आज के हालात में सफल नहीं हो सकता। नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में आंदोलनों का यही पैटर्न देखने को मिला है। पहले विद्रोह सोशल मीडिया से शुरू होता है, फिर वो सड़कों तक पहुंचता है और फिर सोशल मीडिया के जरिए उसे और ज्यादा भड़काया जाता है। सोशल मीडिया और उसका एल्गोरिथम लोगों की नाराजगी को, लोगों के गुस्से को जंगल की आग की तरह फैलाता है और ये सरकारों को भी बदल सकता है, इतनी ताकत इसमें होती है। नेपाल में सोशल मीडिया पर पिछले कई हफ्तों से भ्रष्टाचार और वहां के नेताओं के परिवारों की ऐशो आराम वाली जिंदगियां, उन पर जो पोस्ट बन रही थी वो शेयर हो रहे थे। लगातार सोशल मीडिया इस तरह के पोस्ट से भरा हुआ था और सोशल मीडिया का जो एल्गोरिथम है वो इस तरह के पोस्ट को, इस तरह के सेंटिमेंट्स को प्रमोट करता है। ऐसे में नेपाल सरकार ने जैसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया, इस फैसले से विद्रोह और ज्यादा भड़क गया और ऐसा ही श्रीलंका और बांग्लादेश में भी हुआ। इस तरह के विद्रोह सबके लिए एक सबक जैसे हैं। और सबक क्या है? सबक यह है कि हमें कभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिथम को अपने भविष्य की दिशा तय करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो ये दुनिया की बड़ी बड़ी जो टेक कंपनियां हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को चलाती हैं, ये जब चाहे किसी भी देश में तख्ता पलट करा देंगी, क्योंकि ये अपना एल्गोरिथम इस तरह का बनाती हैं कि जब भी आप सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे, जब भी आप किसी एक खास विषय के बारे में लिखेंगे, तब उसे ये प्रमोट करते हैं ताकि पूरे देश में वैसे ही सेंटिमेंट्स चलें, वैसे ही ट्रेंड चले, वही हैशटैग ज्यादा वायरल हो जाए और उसके बाद ये जो सेंटिमेंट होता है ये आग की तरह फैलता है और फिर लोगों को लगता है कि उनके आसपास यही सब हो रहा है। इसलिए हर देश को इस सोशल मीडिया के एल्गोरिथम से सावधान रहने की आवश्यकता है।